हमारे देश में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि अपने बच्चे को जन्म सामान्य प्रसव से नहीं बल्कि सिजेरियन सेक्शन से देती हैं। अब आखिर ये सिजेरियन सेक्शन क्या होता है? सिजेरियन सेक्शन वो होता है जहां पर महिला के गर्भ पे लगाया जाता है चीरा और तब बच्चे को बाहर लाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों सामान्य प्रसव को नहीं चुना जाता है? किसी जटिलता के चलते या फिर माँ और बच्चे दोनों की स्वास्थ्य को देखते हुए ये निश्चित किया जाता है कि माँ को सामान्य प्रसव ना कराकर हमें सिजेरियन कराने की जरूरत है। नमस्कार, मैं दिशा पामेचा स्वागत करती हूँ आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि क्या पहले सिजेरियन के बाद में सामान्य प्रसव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिजेरियन का मतलब क्या होता है। सिजेरियन का मतलब ये है कि किसी जटिलता के चलते मां को सामान्य प्रसव ना करने दिया जाए और उसके बच्चे को गर्भ से बाहर गर्भ पे चीरा लगा के लाया जाता है। अब सामान्य प्रसव क्यों नहीं किया जाता? सामान्य प्रसव यानी योनि के रास्ते बच्चे को बाहर क्यों नहीं लाया जाता? ऐसा बहुत बार होता है कि जब योनि के रास्ते बच्चे को अगर लाया जाए तो माँ और बच्चे को दोनों ही क्या हो सकता है, मृत्यु का खतरा हो सकता है या फिर कोई ना कोई ऐसी जटिलता होती है जिसकी वजह से गर्भ पर चीरा लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जब प्रसव गर्भ पे चीरा लगा के किया जाए उसे सिजेरियन कहते हैं। अब ऐसी महिलाएं जिनका पहले 1 या 2 बारी सिजेरियन हो चुका होता है, उनके मन में ये सवाल रह जाता है कि क्या मैं अपनी अगली गर्भावस्था को सामान्य तरीके से कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। यानी कि क्या मैं वापस से वही प्रसव पीड़ा को लेकर सहन कर कर योनि के रास्ते अपने को बच्चे को बाहर ला सकती हूँ या नहीं ला सकती हूँ। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन, दैट इज टोलैक। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन, यानी कि विजाइना के रास्ते, योनि के रास्ते आपके बच्चे का बाहर आना। अब देखिए, ऐसे बहुत बार मामले होते हैं जिनमें पहले सिजेरियन होके जो दूसरी या तीसरी गर्भावस्था है उसमें हम योनि के रास्ते बच्चे को बाहर लाते हैं और ऐसे मामलों में 72 से 75% मामलों में हमें सफलता मिलती है। यानी कि अगर हम 100 मामले देखें जिनमें सिजेरियन के बाद सामान्य प्रसव किया गया है तो 72 से 75 मामलों में हमें क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। अब देखिए, ये जोखिम भरा काम तो जरूर होता है लेकिन इस जोखिम के काफी सारे फायदे होते हैं। अब विजाइनल बर्थ जो है या फिर योनि के रास्ते जो हमारा जन्म होता है बच्चे का, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और ज्यादातर ये इसी को ही सोचा जाता है कि विजाइनल बर्थ ही करवाया जाए। आखिर इसके फायदे क्या क्या होते हैं? देखो, अगर सिजेरियन के बाद आप विजाइनल बर्थ कराएंगे तो इसके सबसे बड़ा पहला फायदा क्या है? सबसे बड़ा पहला फायदा है कि देखो, पहले ही आपके गर्भाशय पे एक चीरा लग चुका है, उस चीरों को वापस से टांके से सिला भी जा चुका है। तो वो जो आपका एरिया है, वो जो जगह है, वो आपकी कमजोर हो चुकी है। क्या हो चुकी है? कमजोर हो चुकी है। बात सही है कि नहीं है? अब अगर हम उसको दोबारा सर्जरी करेंगे, दोबारा उसी जगह पे हम क्या करेंगे? पेट काटेंगे या गर्भाशय में चीरा लगाएंगे तो वो जगह फिर से और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। तो अगर हम क्या करते हैं? सामान्य प्रसव करते हैं तो हम दोबारा पेट की सर्जरी से बच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोबारा पेट की सर्जरी से आप बच सकती हैं। अब देखो, सर्जरी से अगर आप बच गई, यानी कि आपका पेट नहीं काटना पड़ा, आपने बच्चे को योनि के रास्ते ही जन्म दिया, तो अगर पेट नहीं कटा तो क्या होगा? क्या किसी प्रकार के खून की हानि होगी? रक्त की हानि होगी? रक्त की हानि हमारे सामान्य प्रसव में भी होती है लेकिन सिजेरियन में ज्यादा होती है। तो सबसे पहली बात तो क्या? रक्त की हानि नहीं होगी। रक्त की हानि नहीं होगी तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत, आवश्यकता भी बहुत कम कर पड़ेगी। साथ ही में क्या होगा? आपकी तेज रिकवरी होगी। सामान्य प्रसव में ये बोला जाता है कि 1 दिन से ज्यादा हॉस्पिटल में नहीं रुकना पड़ता, जबकि सिजेरियन में 3 से 5 दिन आपको अस्पताल में रुकना पड़ता है, सीधे लेटे रहना पड़ता है, करवट भी आप नहीं ले सकती। तो ऐसे काफी सारे फायदे होते हैं जो सामान्य प्रसव में हमें मिलते हैं। तो क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहले हम दोबारा सर्जरी से बचेंगे। दूसरा, सामान्य प्रसव की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरा,
कोई भी प्रकार का संक्रमण होने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है। साथ ही रक्त हानि बहुत कम होती है। रक्त हानि कम होने की वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज्यादा कम होता है। साथ ही में सामान्य प्रसव में जो रिकवरी है उसकी रेट भी बहुत ज्यादा रहती है और अस्पताल में भी कम रहना पड़ता है। इसी के साथ साथ में बहुत बार क्या होता है, जब सामान्य प्रसव कराया जाता है तो बहुत सारी प्लेसेंटा यानी कि अपरा से रिलेटेड, जो हमारी अपरा से संबंधित जो जटिलताएं हैं, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटा अक्रेटा। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि जो आपकी गर्भाशय ग्रीवा है, सर्विक्स है, उसको आपकी प्लेसेंटा अपरा ढक लेती है। एक तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है। दूसरा होता है प्लेसेंटा अक्रेटा। प्लेसेंटा अक्रेटा में क्या होता है, जो आपकी अपरा है वो आपके गर्भाशय के दीवार से अजीबोगरीब तरीके से चिपक जाती है और ऐसे में जब अगर प्रसव कराया जाता है तो बहुत ज्यादा रक्त हानि की या रक्तस्राव होने की खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम सामान्य प्रसव करा रहे हैं, अगली गर्भावस्था में अगर सामान्य प्रसव करा रहे हैं सिजेरियन के बाद, तो जटिलताओं का खतरा, अपरा से संबंधित जटिलताओं का खतरा कम हो जाता है। साथ ही में बच्चे में श्वसन की समस्याएं नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? श्वसन की समस्याओं का खतरा भी कम हो जाता है। तो ये तो क्या थी कि अगर हम सामान्य प्रसव कराएं यानी कि वेजाइनल बर्थ कराएं तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अब मान लीजिए किसी कारणवश महिला का पहला सिजेरियन हुआ है पर दूसरे गर्भावस्था में हम वेजाइनल बर्थ नहीं करवा सकते, हमें सिजेरियन ही करना पड़ रहा है, किसी भी कारणवश हो सकता है, तो उसके क्या क्या जोखिम होते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जोखिम क्या है कि भाई जिस जगह चीरा लगा था उसी जगह वापस चीरा लगेगा तो रक्त की हानि बहुत ज्यादा होगी, रक्तस्राव बहुत ज्यादा होगा, संक्रमण हो सकता है, जटिलताएं हो सकती हैं, प्लेसेंटा संबंधित समस्याएं बहुत ज्यादा होंगी, अस्पताल में बहुत ज्यादा रुकना पड़ेगा, इन्फेक्शन लग सकता है। साथ ही में जो बच्चे में श्वसन की समस्या है वो भी 4 से 5% तक बढ़ जाती है। तो अगर हम वापस से क्या करते हैं, सिजेरियन करते हैं यानी कि इलेक्टिव रिपीट सिजेरियन सेक्शन अगर हम करते हैं तो उसके जोखिम क्या क्या है, मां को संक्रमण होने के, रक्तस्राव होने के और जटिलताओं की जो संभावनाएं है, खतरा है, वो बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाता है। साथ ही में अस्पताल में ज्यादा रहना पड़ता है, रक्तस्राव ज्यादा होता है, रक्त की हानि ज्यादा होती है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। साथ ही में प्लेसेंटा की जटिलताओं का खतरा भी बढ़ जाता है और बच्चे में आरडीएस यानी कि श्वसन से संबंधित समस्याएं भी 4% अधिक बढ़ जाती है। तो क्या ये बात समझ आ गई कि आखिर अगर हम सिजेरियन के बाद सिजेरियन कराते हैं तो उसमें हमें क्या क्या जोखिम उठाने पड़ सकते हैं। अब देखिए बात यहां पर ये आती है कि भाई अगर हम वेजाइनल बर्थ करा लें, अगर हम पहले सिजेरियन के बाद वजाइनल बर्थ कराते हैं और मान लीजिए कि वो वजाइनल बर्थ असफल हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया, तो उसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं, जोखिम हो सकते हैं। ऐसे स्थिति में देखिए सिर्फ जोखिम मां के लिए नहीं बच्चे के लिए भी होगा। तो सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं कि आखिर अगर हमने सामान्य प्रसव कराया सिजेरियन के बाद और वो असफल रहा तो मां के लिए क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात बताइए कि आपको क्या लगता है सोचकर कि सबसे पहला जोखिम क्या हो सकता है। जोखिम ये हो सकता है कि अगर हमने सामान्य प्रसव कराया और पुराने टांकों पे अगर दबाव पड़ा और पुराने टांके अगर खुल गए, फट गए, तो उससे क्या होगा, रक्तस्राव बहुत ज्यादा हो सकता है, हीमरेज हो सकता है, रक्त की हानि बहुत ज्यादा हो सकती है। साथ ही में ऐसी भी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं जहां पर महिला का गर्भाशय फटने का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि गर्भाशय फटने का, यूट्राइन रप्चर होने का खतरा 0.5 से 1% तक बढ़ जाता है। पुराने ऑपरेशन के टांके खुलने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, भारी रक्तस्राव हो जाता है, रक्त की हानि होने की वजह से रक्त बहुत ज्यादा चढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर गर्भाशय फट जाए और स्थिति सामान्य वापस ना हो पाए तो हमें पूरा का पूरा गर्भाशय बाहर निकालना पड़े, यानी कि यूट्रस बाहर निकालना पड़े, जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेक्टमी भी कहते हैं। ऐसे स्थिति में संक्रमण और जटिलताएं की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
तो ये तो हमने बात करी माँ की। तो माँ में ये सारी चीजें होना तो लाजमी है, क्योंकि उसके पहले से ही टांके लगे हुए हैं गर्भाशय के ऊपर, जिनका फटना बहुत ज्यादा दबाव के चलते, सामान्य प्रसव के समय में बहुत ज्यादा दबाव के चलते पुराने टांकों का फटना, गर्भाशय का फटना, बहुत ज्यादा रक्त की हानि होना, ज्यादा रक्त का ट्रांसफ्यूजन करने की आवश्यकता होना, इन सभी खतरों का होना बहुत बहुत लाजमी है। अब अगर हम बात करें बच्चे की, तो बच्चे में क्या होगा? देखिए, बच्चे को तो समय से गर्भ से बाहर निकालना ही होगा। अगर बच्चे को समय से गर्भ से बाहर नहीं निकाला गया तो हो सकता है कि बच्चे का दम घुट जाए, इसकी संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और इसी को हम क्या कहते हैं? हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं। हो सकता है बच्चे को एनआईसीयू में भर्ती कराना पड़े। साथ ही में क्या हो सकता है, जब भी एक प्रसव के बाद बच्चा बाहर आता है तो 1 मिनट, प्रसव के 1 मिनट पे और 5 मिनट पे एक टेस्ट किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं अपगार स्कोर। क्या बोलते हैं? अपगार स्कोर। जिसमें उसकी अपीयरेंस यानी कि त्वचा का रंग देखा जाता है, पल्स हृदय की गति देखी जाती है, ग्रिमेस रोने की प्रतिक्रिया देखी जाती है, एक्टिविटी मांसपेशियों की शक्ति देखी जाती है, और साथ ही में रेस्पिरेशन, सांस लेना उसका देखा जाता है। और इन सभी को एक एक स्कोर दिया जाता है। ये स्कोर अगर 7 से 10 के बीच में हो तो बच्चे को स्वस्थ माना जाता है, लेकिन अगर उससे कम हो तो उसको अस्वस्थ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसको ऑक्सीजनेशन किया जाए, ऑक्सीजनेट किया जाए, ऑक्सीजन दिया जाए, या फिर उसका रिसक्सिटेशन किया जाए। तो क्या होगा? अपगार स्कोर भी बहुत ज्यादा कम हो सकता है। साथ ही में ऐसा भी हो सकता है कि नवजात की मृत्यु हो जाए, या फिर बहुत सारे ऐसे दुर्लभ मामलों में भी देखा गया है कि बच्चा गर्भ के अंदर ही मर जाए, यानी कि गर्भ के अंदर ही मृत्यु हो जाए, जिसको हम और क्या बोलते हैं? स्टिल बर्थ बोलते हैं। तो ये सारे वो जोखिम है कि अगर हमारा सामान्य प्रसव पिछले सिजेरियन के बाद असफल हो जाए तो माँ और बच्चे के लिए क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि मान लीजिए हमने क्या किया, पहले सिजेरियन के बाद में सामान्य प्रसव कर दिया, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसे क्या क्या कारक होते हैं जिनके वजह से गर्भाशय के टांकों के फटने की आशंका या जोखिम ज्यादा बनती है। तो सबसे पहले तो बताइए, ऐसा क्या कारण हो सकता है कि वो आपका गर्भाशय के जो पुराने टांके हैं वो खुल जाएं, यानी कि वहां पे जो आपकी चमड़ी है या जो मांसपेशियां हैं वो क्या है? कमजोर हो गई हैं। अगर आपका सिजेरियन 2 या 2 से अधिक बार हुआ है तो वो जगह की जो आपका एरिया है या चमड़ी है वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, उसमें जुड़ाव क्या होता है? कम हो जाता है। तो जैसे ही इस जगह पे अगर दबाव पड़ा तो इसके क्या है, अगर आपका सिजेरियन 2 या 2 से अधिक बार हो रखा है तो ये आपकी जगह कमजोर है और इस पे थोड़ा दबाव पड़ते क्या होगा? ये फटने की संभावना ज्यादा रखता है। तो अगर पुराने सिजेरियन की संख्या 2 या 2 से अधिक है तो पुराने टांके फटने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। साथ ही में हम सब जानते हैं कि सरकार बार बार बोलती रहती है 2 गर्भावस्था के बीच में या 2 बच्चों के बीच में 3 साल का अंतर, 3 साल का अंतर, 3 साल का अंतर। आखिर ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए, जब भी एक महिला गर्भवती होती है और बच्चे को जन्म देती है, उस पूरी प्रक्रिया में उसका पूरा जो शरीर है वो लग जाता है। प्रसव होने के बाद से लेकर अगली गर्भावस्था के लिए तैयार होने के लिए एक महिला को कितने साल चाहिए? कम से कम 3 साल चाहिए, चाहे प्रसव सामान्य प्रक्रिया से हो चाहे वो सिजेरियन से हो। उन टांकों, अगर सिजेरियन से हुआ है तो उन टांकों को भरने के लिए कम से कम 3 साल चाहिए। तो अगर जो ये अभी गर्भावस्था है ये पिछली गर्भावस्था के 24 महीने के अंदर अंदर ही है, इन दोनों के बीच में अंतराल 24 महीने से कम का ही है, तो पुराने टांकों के फटने का चांस की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। गर्भावस्था के बीच का अंतर 24 महीनों से कम होने से यूट्रस पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता, जिसके वजह से टांके फटने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तीसरा कारण, अगर हम सामान्य प्रसव
को किसी ना किसी दवाई से इंड्यूस करवाएं। यानी कि अभी तक प्रसव पीड़ा नहीं हो रही है, लेकिन कोई ऐसी दवाई दी गई है जैसे कि मीसोप्रेस्टोल, अगर वो दिया गया है तो हम दवाइयों के जरिए क्या कर रहे हैं, लेबर को, प्रसव को अगर चालू कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत बार होता है कि पुराने टांकों पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से पुराने टांके उस दबाव को झेल नहीं पाते हैं और वह फट जाते हैं। टांकों पर ज्यादा दबाव और फटने की संभावना दवाइयों द्वारा किए गए प्रसव में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि इंड्यूस्ड लेबर में ये संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। साथ ही में अगर ऑक्सीटोसिन दिया जाए, अगर हम ऑक्सीटोसिन से प्रसव को तेज करवाते हैं, क्या करवाते हैं, ऑक्सीटोसिन देकर अगर हम लेबर को ऑगमेंट करवाते हैं, तो ऑक्सीटोसिन की ज्यादा मात्रा से क्या होगा, जो गर्भाशय है महिला का वो सिकुड़ेगा एकदम से, ताकि कॉन्ट्रैक्शंस और प्रसव तेज हो जाए, बच्चा जल्दी बाहर आ जाए। तो सिकुड़ने की वजह से क्या होगा, पुराने टांकों के फटने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऑक्सीटोसिन की उच्च मात्रा से गर्भाशय सिकुड़ने से पुराने टांकों पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो फटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। साथ ही में अगर पहले सिजेरियन में सिर्फ एक परत पर टांके लगे हैं, ऐसे में ये जो टांके होते हैं ये कमजोर होते हैं, थोड़ा दबाव भी ये झेलने की ताकत नहीं रखते हैं और ज्यादा दबाव पड़ते ही क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, डबल लेयर की टांकों की सिलाई ज्यादा सुरक्षित होती है। तो ये तो बात ये हो गई कि आखिर जो सबसे बड़ा खतरा है सिजेरियन के बाद वेजाइनल बर्थ कराने का, वो की है कि टांकों का फटना, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई हमारे को पिछले सिजेरियन के बाद चाहे वेजाइनल बर्थ करवाना है या फिर अगर हमें सिजेरियन करवाना है, तो दोनों में माता और बच्चे की, माँ और बच्चे की मृत्यु दर क्या क्या है, ये तो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी केस में हमेशा ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके सफल होने के कितने प्रतिशत संभावना है और उसके असफल होने के कितना प्रतिशत संभावना है। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारी, चाहे हम टोलैक करवाएं, दैट इज ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन करवाएं, या फिर हम इलेक्टिव रिपीट सिजेरियन सेक्शन करवाएं, ERCS करवाएं, दोनों में माँ और बच्चे की मृत्यु दर क्या है। तो ऐसे में अगर डिलीवरी, प्रसव चाहे सामान्य हो चाहे सिजेरियन हो, अगर वो एक अच्छे संस्थान पे करवाया जा रहा है, तो दोनों में लगभग जो मृत्यु दर है वो समान होती है। अब यहां पर देखिए, अगर केस में, डिलीवरी में ऐसा देखा जाता है कि सस्पेक्टेड मैच्योरिटी है, यानी कि गर्भ की अवधि पूरी हो गई हो, मैच्योरिटी सस्पेक्ट करी जा रही है कि हो सकता है कि जो प्रसव की तिथि है उससे थोड़ी सी और आगे बढ़ जाए या मैच्योरिटी आ जाए या गर्भ की अवधि पूरी हो गई हो, ऐसी स्थिति में सामान्य या प्राकृतिक रूप से प्रसव पीड़ा का आने का हमें इंतजार करना चाहिए। साथ ही में पानी की थैली के फटने का भी हमें इंतजार करना चाहिए। दोनों में से जो भी पहले हो जाए उसे देखकर हमें क्या करना सोचना चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कि सिजेरियन करना जो होता है वो स्थिति के अनुसार सही होता है। ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, सस्पेक्टेड मैच्योरिटी में सिजेरियन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन प्राकृतिक रूप से पीड़ा उठने का हमें इंतजार करना चाहिए, या फिर हमें जो पानी की थैली है, वाटर बैग है, उसके फटने का इंतजार करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम वेजाइनल लेबर करवा रहे हैं, तो वेजाइनल लेबर करने का जब हम सुनिश्चित करते हैं तो हमेशा देखें कि ये दो कारण नहीं होने चाहिए। क्या दो कारण नहीं होने चाहिए? पहला कारण, वो कारण जिसकी वजह से पिछली बार सिजेरियन किया गया, वो कारण नहीं होना चाहिए, यानी कि सिजेरियन का पुराना कारण ना हो, नॉन रिकरेंट रीजन हो। ठीक है। दूसरा क्या, जो पुराने टांके हैं वो मजबूत होने चाहिए। जब ये दोनों हमारी जो कंडीशंस है, दोनों शर्तें हमारी पूरी हो जाएं, तभी क्या कराया जाए, सिजेरियन के बाद में वेजाइनल डिलीवरी करवाई जाए। तो ये तो बात हो गई कि भाई क्या जोखिम होते हैं हमारे सिजेरियन के बाद के, क्या जोखिम होते हैं हमारे वेजाइनल बर्थ के, अगर हम इनको कराएं तो इनके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। अब देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में किसकी हमें सहमति लेना जरूरी है? हमें सबसे ज्यादा सहमति लेना
माँ की जरूरी है, क्योंकि जो भी होना है माँ के साथ होना है। बच्चे को जन्ना है तो किसको जन्ना है? माँ को जन्ना है। चाहे वो सामान्य तरीके से जने या सिजेरियन से जने, उसको फायदे और जोखिम दोनों बातों के पता होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे तो क्या होना चाहिए? महिला को पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसको समझाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर वो सामान्य प्रसव करवा रही है सिजेरियन के बाद तो उसके क्या क्या फायदे और जोखिम है, अगर वो सिजेरियन करवा रही है पिछले सिजेरियन के बाद तो उसके क्या क्या फायदे और जोखिम हैं। साथ ही में किसी भी प्रसव में 3 डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक वो जो कि प्रसूति विशेषज्ञ होता है, दूसरा जो एनेस्थीसिया देता है, तीसरा वो जो कि बच्चों का डॉक्टर होता है यानी कि नवजात विशेषज्ञ होता है, नियोनेटोलॉजिस्ट होता है। इन तीनों से लेकर माँ को क्या किया जाना चाहिए? परामर्श दिलवाई जानी चाहिए। पूरी मेडिकल टीम द्वारा माँ को परामर्श दिलवाई जानी चाहिए, ताकि चाहे विजाइनल बर्थ हो, सामान्य प्रसव हो या सिजेरियन हो, उसमें पूरी तरह माँ की सहमति होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपके मन में जो भी भ्रांतियां थी, सवाल थे, वो इस सेशन के द्वारा सभी सुलझ चुके होंगे। हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।